अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब ने, और सर का अपना एक बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी है, वो भी आप लोग देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ-साथ आज हम सर से समझने की कोशिश करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़। ज़ाहिर आजकल बहुत तारीफ़ें की जा रही हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, लेकिन खैर बात इमरान खान की नहीं है, बल्कि सच्ची बात यही है कि आजकल जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया लेके चल रहा है वो वाकई बहुत इम्प्रेसिव है। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं शुरू से लेके अभी तक, अगर हम 75 ईयर्स की बात करें, कहीं तो पाकिस्तान ने बेहतर किया ही होगा, तो वो कौन से साल थे, और इसके अलावा क्या चीज़ ऐसी कर सकता है पाकिस्तान जिससे हमारी भी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो जाए कि हम चाइना, अमेरिका और रशिया सब के साथ जो है हमारे टर्म्स भी एक जैसे हों जैसे कि भारत के हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। और क्या कहेंगे सर आप फॉरेन पॉलिसी को लेकर दोनों कंट्रीज की? थैंक यू आरजू। बहुत आरजू थी आपके शो पे आने की, अब आ गए। थैंक यू फॉर बहुत इनवाइटिंग शुक्रिया। मी। आपके सुनने वालों को मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते। और दोनों मुल्क के सिटीजन्स को बहुत बहुत मुबारकबादी और शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस की। ये बहुत मेजर अचीवमेंट है और मैं उनसे दुआ करूंगा कि भाई अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत जेलसली गार्ड करें, वरना आज़ादी के बगैर ना सिर्फ इंडिविजुअल्स बल्कि कौमें स्टंट हो जाती हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट। फॉरेन पॉलिसी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान की जो मैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में सोचता हूँ कि पिछले 10-20 साल से, और या कहिए कि तकरीबन 30 साल में, पाकिस्तान बगैर तफसील के नहीं रहता, उसे महरम की ज़रूरत पड़ गई है। मतलब पहले अमेरिका के उसका महरम बनता था, यानी वो बाहर दुनिया में अकेले नहीं जाना चाहते, महरम के साथ जाना चाहते हैं। अब चाइना उनका महरम बन गया है। फर्क ये है कि इंडिया नहीं चाहता कि कोई उसका महरम बने। दैट इज द सबसे बड़ा डिफरेंस। और पिछले जो 10-15 साल में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, खासतौर से 1990 से, जब से 1991 में जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, मुझे लगता कि इंडिया एक तरह से यतीम हो गया। और यतीम होने से ये होता है कि आप इमीडिएटली ग्रो हो जाते हैं, वरना अगर आप 50 साल की भी हैं तो आप अपने अब्बा से पूछते हैं कि मैं क्या करूं। लेकिन अगर जब अब्बा खरच हो जाते हैं तो देन यू कैन डू व्हाट यू लाइक, मतलब आप। तो इंडिया एकदम 1991 के बाद से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती गई और उससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो आपने देखा होगा कि इंडिया ने जो है सो 1998 में जो टेस्ट किए थे, इंदिरा गांधी ने 1974 में कहा कि ये पीसफुल टेस्ट है, लेकिन वाजपेयी ने कहा कि नो वी आर नाउ इन न्यूक्लियर पावर। तो इस तरह से एकदम सडन कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। और अब तो वो ये मोदी की सरकार में तो आपको काफ़ी नज़र आता कि ये दे आर प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट, और पिछले 5-10 साल से पाकिस्तान इज प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो ये फ़र्क तो ज़रूर है। और इसमें बेसिकली सबसे बड़ी जो फ़र्क आई है वो इकोनॉमी में है। इंडिया की जो इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ गई है, पिछले इस सेंचुरी में इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 10 गुना बढ़ गई। इंडिया ने तकरीबन 270 से ज़्यादा मिलियन लोगों को गुर्बत से मिडिल क्लास में लेकर आया। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो दुनिया को नज़र आ रही है। प्लस इंडिया के पास अब डिस्पोजेबल कैश भी है, यानी वो हथियार सबसे ज़्यादा खरीदते हैं दुनिया में। तो हर मुल्क इंडिया की तरफ यूँ देखिए कि आरजू से देखता है कि ये मेरे साथ कुछ खरीद लें, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो इस वजह से भी इंडिया इज एबल टू असर्ट। और दो चीज़ें इंडिया के लिए आर गोइंग वेल। एक के इन स्पाइट ऑफ जो चीज़ें मोदी और बीजेपी कर रही है, इंडिया स्टिल एंजॉयज द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेसी। तो जिससे मतलब डेमोक्रेसी होना इज लाइक बीइंग वन ऑफ द कूल किड्स ना, जैसा तो इट इज़ वन ऑफ द कूल किड्स। तो इस वजह से भी इंडिया की काफ़ी इज्जत है। और दूसरी चीज़ ये है, इंडिया का डायस्पोरा बहुत बड़ा हो गया है, और इंडिया का डायस्पोरा बहुत हाई अचीविंग डायस्पोरा। आप जहाँ भी जाएं, इंडियंस आर इन लीडिंग। पिछले हफ्ते आप शायद देखे होंगे कि तकरीबन एक इंडियन नियरली प्राइम मिनिस्टर बन गए बरतानिया के, और यहाँ पे कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के। और तकरीबन हर मेजर दुनिया की जो कंपनी है, आप माइक्रोसॉफ्ट ले लें या गूगल ले लें, इंडियन ही सीईओज हैं। तो हम दुनिया के जो अहम चीज़ें हैं उनको भी मैनेज कर रहे हैं, और जो अहम मुल्क हैं उनको भी मैनेज कर रहे हैं। तो इससे जो इंडिया का सॉफ्ट पावर और रिस्पेक्ट बढ़ गया है,
اس کے وجہ سے انڈیا کی فورن پالیسی کافی کانفیڈنٹ ہو گئی ہے. اور جو پہلے نہرو کے زمانے میں جو نان الائنڈ پالیسی تھی وہ ڈر سے تھی. وہ انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آزادی پھر سے چھن جائے. اگر وہ امریکہ کے ساتھ جڑ جاتا تو آزادی چلی جاتی, رشیا کے ساتھ, سوویت یونین کے ساتھ جڑ جاتا پوری طرح سے تو بھی آزادی چلی جاتی. اور یہ نظر آئے, آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا نے جب 56 میں سویز کینال کی جنگ ہوئی تو برطانیہ کی بڑی کرٹیسزم کی, لیکن جب سوویت یونین ہنگری میں گیا تو انڈیا کرٹیسائز نہیں کر سکا, تو اس کی آزادی نہیں تھی. تو انڈیا نان الائنڈ ضرور تھا لیکن ڈر سے تھا. لیکن اب جو انڈیا نان الائنڈ ہے, یعنی آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ یوکرین والے جنگ میں انڈیا assertively آٹونومس ہے, یعنی کہہ رہا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کے سائڈ الائن کریں رشیا کے ساتھ. تو اب بھی نان الائنڈ ہے لیکن اٹ از وتھ کانفیڈنس. تو انڈیا کی جو شروع سے یہ رہی کہ وی شوڈ مینٹین اسٹریٹجک آٹونمی, یعنی ہم یہ جو عمران خان جو تعریف کر رہے ہیں انڈیا کی, وہ اس بات کو لے کے تعریف کر رہے ہیں کہ انڈیا ہیز مینٹین اسٹریٹجک آٹونمی. کسی سپر پاور کے دباؤ میں آ کے وہ ایسے حرکتیں نہیں کرتی انڈیا جو انڈیا کے مفاد کے خلاف. اور وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیسیز میں ایسے بھی ڈیسیشنز ہو جاتے ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. مثال کے طور پہ جس طرح سے ڈیورنگ دا وار آن ٹیرر پاکستان نے اپنی سٹیزنز پہ مسلسل جنگ کرتے رہے تقریباً 5-10 سال. جہاں تک کہ پاکستان کا سوال ہے, میرے خیال سے میں آپ کو ایسا مثال دیتا ہوں, اگر آپ کی تنخواہ 10,000 روپے ماہانہ ہے, آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھ رہے ہیں 25,000 کی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں, کیا کریں گے آپ؟ یا تو آپ اپنی حیثیت میں رہیں, اگر آپ حیثیت کی باہر کے گولز رکھنا شروع کر دیں تو آپ کو بورو کرنا پڑے گا, قرضہ لینا پڑے گا. تو یہ جو گول پاکستان کی فورن پالیسی کا ہے کہ انڈیا کو بیلنس کرے اور انڈیا کو سے ہو سکے تو بائی اینی مینز کشمیر حاصل کر لیں, یہ جو ڈرائیونگ فورس ہے پاکستان کی گرینڈ اسٹریٹجی کا, وہ پاکستان کو 2 چیزیں کرنے پہ مجبور ہوا ہے. ایک ایکسٹرنل ڈیپینڈنسی, اور دوسری چیز ہے کہ انٹرنل جو ڈیولپمنٹل کی ضرورتیں ہیں اس کو وہ اگنور کرتا ہے. آپ دیکھیں آپ کا پرسنٹیج آف جو اینول انکم جو ڈیولپمنٹ میں جاتی وہ کتنی کم ہے, اور جو غیر ضروری ڈیفنس میں جاتی وہ کتنی زیادہ ہے. اور جو ڈیفنس میں جاتی ہے اٹ از ناٹ جسٹ ہیلپنگ پاکستانی ڈیفنس, وہ پاکستان کی ملٹری کا تھوڑا بہت کرپشن بھی ہے اس میں, جو وہ کھا جاتے ہیں پیسے اور ویلدی ایلیٹ ہو جاتی ہے ملٹری. تو مجھے لگتا ہے کہ جو جب تک کہ سول سوسائٹیز مضبوط نہ ہو جائے اور فورن پالیسی پہ سیریس ڈیبیٹ نہ ہو, تو جب تک مجھے لگتا کہ پاکستان کی فورن پالیسی پاکستان کے انٹرسٹ کو جب تک سرو نہیں کرے گی, اٹ ول سرو دا انٹرسٹ آف ایلیٹ ٹو اسٹے ان پاور, بٹ لیکن اٹ ول ناٹ سرو دا انٹرسٹ آف دا ملک. اور یہ بہت اہم چیز ہے پاکستان کے لیے. سر آپ کو لگتا ہے کہ شروع سے ہی 75 ایئرز میں سٹارٹ سے ہی ویک تھی ہماری فورن پالیسی, یا کبھی کسی جگہ آپ کو ایسا لگا کہ اس وقت صحیح ہوا ہے, کچھ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے؟ دیکھیے پاکستان کی جو جیو پولیٹکس اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے اس کو پاکستان نے کافی اچھا ایکسپلائٹ کیا, کولڈ وار کے دوران بھی ایکسپلائٹ کیا, اور جو ہے سو یہ جو سوویت یونین کے وقت بھی کیا, اور پھر یہ وار آن ٹیرر میں بھی پاکستان نے کافی ایکسپلائٹ کیا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ تقریباً 30 سے لے کے $40 بلین تک ایڈ بھی آ گئی امریکہ سے. تو پاکستان ہیز کیشڈ آن اٹس جیوگرافی, لیکن پاکستان نے اس کو اسکوانڈر بھی کر دیا, مطلب فضول میں اڑا دیا. 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا وہ جنگ, اس میں صاف ظاہر تھا کہ پاکستان واز ٹیکنالوجیکلی اہیڈ آف انڈیا, اس ملک میں ٹیکنالوجی, تو وہ ساری چیزیں کا ایڈوانٹیج ہوا تھا. لیکن آئی تھنک پاکستان نے جو اپنے لیے گولز سیٹ کیے وہ تو اچیو کیے ہیں. اٹ کنٹینیوز ٹو بیلنس انڈیا, انہوں نے نیوکلیئر ویپنز بھی حاصل کر دیا, بیکم اے نیوکلیئر پاور اسٹیٹ, اور کسی نہ کسی طرح سے کوشش کر کے انہوں نے وہ دکان میں سے وہ گاڑی خرید لی نا, چیچا سے تھوڑے مانگ لیے, ادھر سے تھوڑے مانگ لیے, ادھر سے قرضہ لے لیا. تو بٹ دا پوائنٹ از کہ اٹ ہیز ناٹ ہیلپ پاکستان. اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل آپ کی اکانومی از گوئنگ ڈاؤن اور مقروض ہوتے جا رہا ہے ملک. تو
फॉरेन पॉलिसी की गोल सेटिंग में प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, लेकिन वंस दे सेट गोल्स वो दे आर डूइंग ए गुड जॉब ऑफ अचीविंग द गोल। मसला मुझे लगता है कि गोल सेटिंग में पाकिस्तान को चाहिए कि इसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को एज ए मुल्क मजबूत करने के लिए रखे, ना कि इंडिया के साथ मुसलसल कंपटीशन में लगे रहें। और ये चीज़ मुझे लगता कि हमेशा से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कमज़ोरी रही है। और ये थोड़ा बहुत जो अथॉरिटेरियन पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक हैं, अगर आप तुर्की को भी ले लें और आप इजिप्ट को भी ले लें, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे इसी तरह से यानी इजिप्ट तो मैं कहता हूँ कि उसने $2 बिलियन पर ईयर में तो अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका को भेज दी है। 1970 से वो पैसे लेते हैं और फिर वही करते हैं जो अमेरिका चाहता है। तो पाकिस्तान एटलीस्ट हैड मोर ऑटोनॉमी देन इजिप्ट, लेकिन उनका जो ये कश्मीर ऑब्सेशन है उसके वो बेसिकली हॉस्टेज हो गई है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी। हम लोग मजाक से कहते हैं कि दुनिया में 2 किस्म के मुल्क होते हैं, एक वो मुल्क होता है जिसके पास फौज होती है, और फिर 2 ऐसे मुल्क हैं तुर्की और पाकिस्तान जिसमें फौज के पास मुल्क है। इजिप्ट का भी वही हाल है। तो ये बिकॉज ऑफ दिस ओवरराइडिंग गोल, मुझे लगता है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी शुड सर्व इट्स डोमेस्टिक इंटरेस्ट विच इज प्रॉस्पेरिटी, यानी आवाम की बेहतरी हो, फलाह हो, पीस हो। और आपके पास जो ये दहशत गर्दी का जो बुखार चढ़ा हुआ है, ये फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर बन गए उसके बाद अब जंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अल्टरनेटिव मीन्स एसिमेट्रिकल वॉरफेयर शुरू हो जाती है, यानी आप इंसर्जेंट्स को भेज रहे हैं। तो जो कल्चर डेवलप कर दिया है वो इंटरनली आ गया है। जो आपने वायरल बाहर जो वायरस फैलाने की कोशिश की, वो वायरस घर में वापस आ गया है और उससे बचना उतना आसान नहीं है। तो आई थिंक पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा साइड में रखे, आप पाकिस्तान शुड रीथिंक इट्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कि मुल्क को महफूज कैसा किया जाए और उसे कैसे वापस ऐसी पटरी पे लेकर आए कि वो प्रॉस्परस हो जाए। आप देखें अब उस रीजन में पाकिस्तान इज नॉट द अगर 50s में चले जाते हैं आप, तो पाकिस्तान का शुमार एशियन टाइगर्स में होता था। आप जाके 1950s का एशियन टाइगर्स का लिटरेचर पढ़ें, 8-9% का अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज बूमिंग, जब इंडिया का हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था 3.5%। तो पाकिस्तान वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग। श्रीलंका तो छोटा सा मुल्क है, लेकिन अब देखें आप, बांग्लादेश इंडिया के बाद नाम आता है पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ग्रोथ रेट वगैरह। तो असल जब तक इकोनॉमिक जो इंजन है ड्राइविंग का, जब तक उसको सुधार ना लिए आप लोग, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर मुझे लग रहा है। और अब आपके पड़ोस में भी एक बड़ा मेजर डिजास्टर होने वाला है, अफगानिस्तान। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन अब वो 40 मिलियन की आबादी के करीब आ गया है, 38 मिलियन। वहाँ पे यमन के जैसा फूड क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, और उससे फिर आपके मुझे लगता है कि अगर इफ द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान कोलैप्स, फिर आपके पास रेफ्यूजीज का मसला शुरू हो जाएगा। सो देयर आर सम चैलेंजेस कमिंग। लेकिन सर अगर हम भारत की बात करें, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कश्मीर ऑब्सेशन है, तो वो तो लगता है कि भारत में भी है, क्योंकि भारत भी बार बार कश्मीर की बात करता है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। तो आपको नहीं लगता कि इन चीजों से बाहर निकल के भी और भी तरफ देखना चाहिए मतलब भारत को भी, ताकि टर्म्स थोड़े से बेहतर हो? और फॉरेन पॉलिसी जहां तक इंडिया की बात करें हम, तो आपके ख्याल से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहाँ से बेहतर होनी शुरू हुई? क्योंकि आजकल तो खैर बहुत ही अच्छी चल रही है, सभी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि पहले कहीं ऐसी कमजोर रही है पीछे? क्योंकि हम 75 ईयर्स को देख रहे हैं, इसलिए बात कर रही हूँ। देखिए, इंडिया के लिए कश्मीर इज ऑब्सेशन बिकॉज मुसलसिल एक्सटर्नली पुश किया जा रहा है ना। पाकिस्तान ने 48 में जंग की, 65 में जंग की, फिर उसके बाद कारगिल, 3 जंगें पाकिस्तान ने शुरू की कश्मीर को लेकर, फिर इंसर्जेंसी को बढ़ाया चढ़ाया, सपोर्ट किया। तो इंडिया इज प्लेइंग डिफेंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी और अपने मुल्क की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए। लोग भूल जाते हैं कि इन दौरान पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, इंडिया एक्चुअली एक्सपैंड हो गया, सिक्किम इंडिया का हिस्सा बन गया, सिक्किम एक अलग मुल्क हुआ करता था। तो इंडिया वाज आल्सो ऑब्सेस्ड और उससे इंडिया का बहुत नुकसान हुआ। इंडिया की जो एंटी पाकिस्तान रेटरिक खासतौर से 65 की जंग के बाद से
जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बढ़ने लगा वो हैज़ ट्रांसफॉर्म इनटू डोमेस्टिक इस्लामोफोबिया। तो ये जो मुसलमानों के साथ इंडिया में इसलिए बुरा हाल हो रहा है कि ये लोग पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर सकते, जो चीज़ वो पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे हैं वो इंडियन मुस्लिम्स के साथ कर रहे हैं, लिंचिंग वगैरह वगैरह जो भी बुरा हाल कर रहे हैं। लेकिन पिछले 4-5 साल से आपने देखा होगा, जब से इमरान खान आए उन्होंने इतनी कोशिशें की इंडिया के साथ आउटरीच करने, लेकिन इंडिया ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया उनको। तो इंडिया हैज़ डिप्लोमेटिकली, कश्मीर इज़ नॉट एन इशू इंटरनेशनली। आप देखते हैं जब यूएन में जब मसला निकलता है कश्मीर का, तो इंडिया कहती है कि ये बायलैटरल मसला है, हम पाकिस्तान के साथ इसको रिजॉल्व कर लेंगे। जब पाकिस्तान जब ये मसला खड़ा करता है इंडिया के साथ डायरेक्टली, तो कहता है कि इसमें आप दखल ना दे, ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम ये कश्मीरियों के साथ तय कर लेते हैं। जब कश्मीरी ये मसला तय करते हैं तो कहता है कि भाई आपके पास तो इंसर्जेंट्स है बाहर से, ये तो नेशनल सिक्योरिटी मसला है, पहले हम नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया ने पिछले 4-5 साल में हैज़ रिजन अबव द कश्मीर इशू। जब तक वो कश्मीर ऑब्सेशन था, पाकिस्तान ऑब्सेशन था, मैं कहता हूँ वो काउंटी की लीग खेल, अब इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेलने लग गया है। आप देखें कि अब इंडिया का जो इंटरनेशनल कंपनी है वो अमेरिका है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंडिया के नाम से बनी हुई है। अमेरिका की जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है। इंडिया इज द की टू दैट। अब एक नया और एक मिनी लैटरलिज्म कहते हैं, मल्टीलैटरलिज्म नहीं, मिनी लैटरलिज्म, जो I2U2 का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इजराइल और इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका। तो एक किस्म से आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल नए इदारे, नए इनिशिएटिव शुरू हो रहे हैं, उसमें इंडिया का मेजर रोल है। ब्रिक्स को ले लें आप, उसमें भी इंडिया इज प्लेइंग ए प्रोमिनेंट रोल। तो इंडिया नाउ हैज़ बिकम ए ग्लोबल प्लेयर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसके वजह से भी इंडिया को एक्सटर्नल अब डर नहीं है कश्मीर को लेकर, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दिया, कश्मीर का स्टेटस भी चेंज कर दिया और कोशिश कर रहे हैं कि उसकी डेमोग्राफी भी चेंज कर दें। अगर वो सक्सेसफुली डेमोग्राफी यानी मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन कश्मीर का कम कर देते हैं तो ये मसला धीरे धीरे हल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टेटस है उस पर भी इंडिया ने, मतलब खासतौर से आपके ऊपर जो फाइनेंशियल वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिज्म का जो FATF, हाँ, उसमें भी इंडिया ने काफ़ी दबाव पाकिस्तान पर इनडायरेक्टली डाल रखा है। तो आप कह सकते हैं कि पिछले 5-6 साल में इंडिया ने जो अचीव किया है डिप्लोमेटिकली, इट हैज़ लिफ्टेड इट आउट ऑफ द कश्मीर ऑर्बिट समझे, लेकिन पाकिस्तान अभी भी कश्मीर ऑर्बिट से निकल नहीं सका। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन साथ-साथ अगर हम ये बात करें कि बहुत से आपने अभी कहा कि कई लोग जो हैं, हमने खुद भी देखा है कि इंडिया से जो है बहुत सी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके CEOs बने हैं भारत से। लेकिन भारत में जो मुसलमान हैं उनकी वो एजुकेशन में ज़्यादा आगे नहीं गए, बहुत कम लोग हैं जिनको कहा जा सकता है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? क्या मुस्लिम्स खुद इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ने लिखने में या क्या वजह है? तो देयर आर सेवरल थिंग। इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके दो मसाइल हैं, एक जो हिंदुत्व की वजह से और दूसरा मसला उनके खुद एंडेमिक प्रॉब्लम्स, ख़वातीन के ताल्लुक से, उनको बुरखे, ये जो कंजर्वेटिव पोजीशन है वो स्टंट कर देता है पार्ट। अगर आप इंडिया का डेटा देखें, रीजनल्स में फ़र्क है। अगर आप साउथ में चले जाएं तो इंडियन मुस्लिम्स तकरीबन ब्राह्मण के लेवल पर, बेंगलुरु और हैदराबाद वगैरह चले जाएं, वहाँ लिटरली कई मुस्लिम कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, मेडिसिन वगैरह, दे आर डूइंग वेरी वेल। और वहाँ से ही इंडियन मुस्लिम डायस्पोरा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे भी 10% इंडियन डॉक्टर्स इंडियन मुस्लिम्स हैं, 10% के करीब। सो देर आर डूइंग वेरी वेल इन सम पार्ट्स। लेकिन जो नॉर्थ है, नॉर्थ, ये जो यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह ये जो स्टेट्स है, ये इंडिया का सबसे बैकवर्ड इलाका है और उसके मुसलमान वहाँ पे भी बहुत ही बैकवर्ड है। मदरसाओं का ज़्यादा जोर है, मुल्लाओं का ज़्यादा जोर है। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम्स है रिफॉर्म के, कि मॉडर्नाइजेशन हिंदूज मुसलमानों से ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इंडियंस और पाकिस्तानीज दोनों साथ साथ गए बरतानिया, लेकिन जो पहली जनरेशन थी उनकी जो हिंदू थे वो लेबर थे, लेकिन उनकी बेगमात जो थी हिंदू वाइफ, दे इमीडिएटली स्टार्टेड वर्किंग, जॉब्स करना शुरू कर दी।
छोटे मोटे जॉब्स, उससे ये हुआ कि वो औरतें अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीख गई। अंग्रेजी सीख के वो अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा सकी और लड़के लड़कियों दोनों को पढ़ाए। लेकिन जो पाकिस्तान से आए उनमें औरतें घर में रही। तो द फर्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की औरतों की वजह से वो हिंदू के पीछे एक जनरेशन पीछे हो गया है इन टर्म्स ऑफ ओनिंग होम्स, प्रॉस्पेरिटी। आप देखिए इंडियन डायस्पोरा इंग्लैंड में डोमिनेट करता है कंपेयर टू से द पाकिस्तानी डायस्पोरा। तो इंडियन मुस्लिम्स का भी वही हाल है इंडिया में कि मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट की पेस पे वो पीछे हो गए। एक ये है। दूसरा, जो हिंदुत्व का जो मूवमेंट शुरू हुआ है, उन्होंने हिंदू वोट बैंक क्रिएट करने के लिए वो दो चीज चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं, वो बेसिकली मुसलमान बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हिंदू चाहते क्या हैं। जैसा कि इस्लामाइजेशन जो करते हैं ना, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, इजिप्ट, दे आर एग्जैक्टली द सेम बट दे वांट हिंदुआइजेशन। यानी जो गैर हिंदू है उनको दिम्मी का स्टेटस, सेकंड क्लास सिटीजन। अब तो वो कह रहे हैं कि उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं देंगे। तो जो गोल है अल्टीमेटली हिंदुत्व का, कि जो इंडिया की जो पास्ट है उससे भी इस्लाम को निकाल दें और इंडिया की जो प्रेजेंट है उसमें मुसलमानों को इनविजिबल करते। तो शहरों के नाम बदल रहे हैं, तो अगर आप इंडिया जाएं तो इस्लाम नजर ना आए, ये गोल है। तो उससे जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज आ गई हैं, तो मुसलमानों के लिए जरा मुश्किल हो गया है टू एंटर द फॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी के। तो इनफॉर्मल सेक्टर में वो फंसे हुए हैं। तो गैप बढ़ते जा रहा है और मुझे लगता है कि ये इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और ये इंडिया का सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है, डिवाइडिंग लाइन है। और इंडियन मुस्लिम्स की जो तादाद है वो 200 मिलियन के करीब है। यानी अगर इंडियन मुस्लिम्स एक अलग मुल्क बन जाए तो इट विल बी 8th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश से बड़ा सिर्फ पाकिस्तान और इंडोनेशिया से छोटा रहेगा। तो दैट इज ए ह्यूज प्रॉब्लम। और मुझे लगता है कि ये मसला जब तक हल नहीं होगा, जब तक कि इंडिया और पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी की कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म ना है। ये दिस इज द डोमेस्टिक साइड ऑफ द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन सर नाम बदलने में तो कोई मेरा ख्याल है इतना इश्यू नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने भी बहुत से नाम बदले, लायलपुर और इस तरह के कई दूसरे नाम थे जिनके नाम बदल दिए गए और ऐसे रख दिए गए जो कि जिसमें इस्लामिक टच आता हो। तो जो मेजॉरिटी होती है वो तो हमेशा माइनॉरिटी को दबाती है, ये तो मुझे कोई खास बात लगती नहीं है। आपके ख्याल से ऐसा नहीं होना, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत से ऐसे नाम थे, लायलपुर को फैसलाबाद कर दिया, ऐसे बहुत सी और दूसरे नाम है वो बदल दिए गए। तो अगर इंडिया में भी यानी अगर नाम चेंज किए जा रहे हैं तो आपके ख्याल से कि इस पे कोई इशू होना चाहिए या बस ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, अगर बॉम्बे को मुंबई बना दिया, मद्रास को चेन्नई बना दिया, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर आप अहमदाबाद को नाम बदल दें, इलाहाबाद का नाम मुझे कहना भी नहीं आता कि क्या क्या नाम रखा है, लेकिन उसके पीछे जो नीयत है, द इंटेंट जो है, इट इज टू इरेज द इस्लामिक एस्पेक्ट। इंडिया एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है। इसमें अगर आप हिंदी भी सुन ले, उसमें वो बीच में उर्दू बोलना शुरू कर देते हैं। जब भी मूड आता है किसी भी हिंदी कमेंटर का, शायरी उर्दू में शुरू कर देते हैं। तो ये जो फ्लेवर है ना मुस्लिम कल्चर का, वो निकाल देना चाहते हैं। तो दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग। ना सिर्फ वो शहरों के नाम बदल रहे हैं, सड़कों के नाम बदल रहे हैं। फिरोज शाह कोतला जाके जेटली वेटली कुछ बन गया है स्टेडियम। तो उसमें क्या होता है आपको कि जो आप मुसलमान हैं उनको एलिनेट फील करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सोसाइटीज़ में माइनॉरिटीज़ डोंट डू वेल। इंडिया में अगर आप पारसियों को ले लें तो उनकी तो पर कैपिटा देख लें, उनका धूम देख लें। अमेरिका में आप यहूदियों को देख लें, अमेरिका में आप मुसलमानों को देख लें, हिंदुओं को देख लें, मॉर्मन्स को देख लें। ये छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ हैं लेकिन इकोनॉमिकली ये डोमिनेंट भी हैं और पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट एक डेमोक्रेसी का मेयार, सबसे बेस्ट वे टू मेजर द क्वालिटी ऑफ ए डेमोक्रेसी इज कि वो अपने माइनॉरिटीज को कैसा ट्रीट करते हैं। अगर माइनॉरिटीज 10 में से 10 दें आपको तो आप सही डेमोक्रेसी हैं। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मेरे फादर जो थे वो वहां से थे, तो इस वजह से मुझे ये नाम याद हो गया है। मगर फिर भी जैसे मैं कह रही हूँ कि जो मेजॉरिटी है वो अक्सर माइनॉरिटी के साथ, जैसे पाकिस्तान में भी होता है ये चीज़ होती है, लेकिन इसको इशू बना देना शायद भारत के हक में नहीं होगा।
کیونکہ یہ پھر مزید کلیشز آئیں گے دونوں لوگوں میں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمز ہوں. تو اس چیز سے تھوڑا سا نکلنا چاہیے، اس چیز سے تھوڑا سا بھارت کو بچنا چاہیے، تاکہ ایک اور اس قسم کی چیز نہ ہو جو 1947 میں ہوئی تھی. ورنہ جیسے کہا جاتا ہے کہ کلیشز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہونا نہیں چاہیے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں یو پی کے لوگوں کو کہ وہ تھوڑے سے بیکورڈ ہیں، لیکن سر ایجوکیشن ان کو پڑھائی کرنے سے تو کوئی نہیں روک رہا نا. پڑھتے کیوں نہیں ہیں وہاں کے مسلم جو ہیں؟ ان کو دیکھا بہت کم ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. There are many things. So مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ انڈیا میں لوگ، میرا جو بیک گراؤنڈ ہے بہت ہی عجیب ہے. میری بیچلر کی ڈگری انجینئرنگ میں، پھر میں نے ایم بی اے کیا، پھر میں آ کے یہاں سوشل سائنس میں پی ایچ ڈی کی. تو جب میں اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ انڈیا میں جب میں بڑا ہو رہا تھا، یو کوڈ بی اونلی 3 things. آپ یا تو انجینئر بنے، یا ڈاکٹر بنے، یا لوزر بنے. تو تینوں میں سے ایک. میں لوزر تو بننا نہیں چاہتا تھا، تو آئی چوز ٹو بی این انجینئر. تو یہ جو کمپیٹیٹو نیچر ہے انڈیا کی ایجوکیشن کا، ہر چیز میں کمپٹیشن، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی پیرنٹس آر ناٹ موٹیویٹیڈ کہ 9th گریڈ سے آپ کو پڑھانے میں لگا دیں، 9th 10th 11th 12 مسلسل کے فوکس ایجوکیشن پر ہی ہو، تو اگر وہ نہ ہو تو بچے ول ناٹ سکسیڈ، اور پھر وہ مارجنلائز ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ایکیڈیمک اچیومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوکسڈ ہو. تو اگر آپ کے گھر میں دونوں پڑھے لکھے ہوں ماں باپ، رائٹ، سو دین اٹ بیکمس ایزیئر فار دیم ٹو ہیلپ یو وتھ یور ہوم ورک وغیرہ. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے گاڑی میں میرے جو دونوں بچے ماشاء اللہ، ایک ہارورڈ کو گیا، ایک ییل کو گئی. تو ہم نے این پی آر، نیشنل پبلک ریڈیو کے علاوہ کوئی دوسرا ریڈیو اسٹیشن گاڑی میں کبھی آن نہیں کیا. کبھی ہم نے قوالی میوزک یہ وہ نہیں سنے. تو وہ چھوٹے بچے دے گاٹ انگیجڈ لسننگ ٹو سائنس فرائیڈے وغیرہ. تو اگر آپ کی توجہ نہیں رہا نا ایجوکیشن میں، مجھے یاد ہے میں ایک خطبہ سن رہا تھا، امام صاحب کہہ رہے تھے انجینئر بن کے کیا کرو گے، گرین کارڈ لے کر کیا کرو گے، ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے. میں پیچھے سے چیخا تمہاری تنخواہ دیں گے. تو میری تو اس دن مسجد میں پٹائی ہو جاتی تھی، رائٹ. تو اس طرح کی جو باتیں ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں، آپ کو بیسیکلی دنیا میں کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، جنت کو جانا ہے. تو یہ جو فیٹلزم وغیرہ بعض جگہ آ گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیر از انڈیڈ پریشر. آپ کو پتا ہے جو غریب، جو اکنامک بائیکاٹ ہو رہا ہے مسلمانوں کا، وہ غریب طبقہ اب ہندو محلوں میں جا کے وہ ٹماٹر وغیرہ بھی نہیں بیچ سکتے. ان کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ جے رام کہیں ورنہ پیٹ دیتے ہیں. وہ اب ہندو نام لگ کے پھر رہے ہیں کہ لوگ اپنی ریلیجیس آئیڈینٹی کی شناخت کو چھپا رہے ہیں تاکہ وہ تھوڑے بہت بیگن بیچ سکے. تو یہ حال ہو گیا ہے انڈیا کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا. تو یہ کب تک چلے گا؟ مطلب ایٹ سم پوائنٹ آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا 2019 سے انڈیا کے خلاف جتنے کریٹیکل آرٹیکلس چھپے ہیں گارڈین میں اور واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک میں، کسی ملک کے خلاف اتنے اب رشیا کے خلاف چھپ رہے ہیں. تو انڈیا ہیز آلریڈی گاٹ اے لاٹ آف نیگیٹو پبلسٹی. یہ انڈیا کے لیے اٹس کیا کہ انڈیا اتنا کیپٹل اور گڈ ول ایکومولیٹ کر لیا تھا 2019 تک کہ وہ اب ویسٹ کر رہا ہے. اس کے باوجود دیر اسٹل اے گڈ امپریشن. لیکن جیسا کہ کل پین انٹرنیشنل والوں نے 102 دنیا کے آتھرز نے لیٹر لکھا انڈیا کے پریسیڈنٹ کو کہہ کر کے فریڈمز کے بارے میں، انڈیا میں جو فریڈم جو پریس کو اور آتھرز کو اور رائٹرز کو نہیں ہے، اس کی وہ کنسرن ظاہر کر رہے تھے. تو انڈیا ہیز بیکم ٹو سم ایکسٹینٹ اے کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن. یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، انہوں نے 3 سال سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں ریلیجیس فریڈمز کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک قسم سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح سے انڈیا اپنا رائٹ ہینڈ تو مضبوط کر رہا ہے، پھر وہی رائٹ ہینڈ سے اپنے لیفٹ ہینڈ کو گولی مار رہا ہے. سو اٹس اسکورنگ سیلف گولز. اور اگر یہ کریکٹ نہیں ہوا تو یہ جو موقع ہے، ہسٹوریکل موقع ہے انڈیا کو کہ وہ اپنے آپ کو لفٹ کر لیں آؤٹ آف ڈیولپنگ نیشن انٹو اے ڈیولپڈ گلوبل پاور. یہ اپرچونیٹی ہے انڈیا کو آئندہ 10 سال میں. جیسا چائنا پچھلے 30 سال میں went from a developing country to the second most powerful state, India can be along with China اور امریکہ. یہ تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ 2040 کے بعد سے جو دنیا کے ٹاپ 3 ملک ہوں گے وہ چائنا، انڈیا اور امریکہ ہوں گی، with امریکہ in the 3rd place. اب یہ انڈیا کے اوپر ہے کہ وہ 1 رہے یا 2 رہے.
लेकिन सर ये भी कहा जाता है, जो लोग लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, जो लोग आते हैं मेरे शो में भी आते हैं, वैसे भी बात होती है मेरी इंडिया में दोस्तों से, तो उनका यही कहना है कि जी पहले जो नाम थे इंडिया में, जिन मतलब जगहों के नाम हो गए या कोई इस तरह से, तो जब मुगल्स आए थे तो उन्होंने वो नाम बदल दिए। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि बहुत लोगों के रिलीजन चेंज करवाया गया तलवार के जोर पर। और अब वो कहते हैं हम दोबारा अगर वही नाम लेकर आ रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे मंदिर था, उसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई, अगर हमने इसको मस्जिद को गिरा दिया, हम दोबारा से मंदिर ला रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। उसको आप किस तरह देखते हैं? तो इंडिया डेमोक्रेसी नहीं रही, मुगल सल्तनत होगी ना। हम्म। अगर ये मुगल सल्तनत की नकल करेंगे तो क्या मोदी अपने आप को जहां पना कहने लगेंगे? इंडिया की जो रेस्पेक्ट है इंटरनेशनली, वो इस वजह से है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, और मुगलों के जवाब में शिवाजी जैसे लोग पैदा हो गए। तो अगर मोदी औरंगजेब बन जाते हैं, हिंदू वर्जन ऑफ औरंगजेब, और वो मस्जिदें तोड़ तोड़ कर मंदिरें बनाने लगेंगे, तो मुसलमान शिवाजी भी पैदा हो जाएंगे ना। तो क्या इंडिया चाहता है? जो मराठों ने तबाह बर्बाद कर दिया मुगलों को, दिल्ली में, तो वही हाल हो जाएगा इंडिया का सर कि डेमोक्रेसी और सेक्युलर। दोनों चीजें साथ है। आप यू कैनॉट बी ए नॉन सेक्युलर डेमोक्रेसी। मैंने काफी किताबें लिखी हैं ऑन इस्लाम एंड डेमोक्रेसी पर, लेकिन बगैर सेक्युलरिज्म के आप डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं बन सकते, ये तो मैंने कंसीड कर दी है। और इंडिया इंडिया था शुरू से सेक्युलर, इंडिया वाज इज स्टिल डेमोक्रेटिक, लेकिन इट इज एट ऐसे टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गया है कि इट कैन बिकम एन अथॉरिटेरियन मेजोरिटेरियन स्टेट। यानी इलेक्शंस होंगे, लेकिन जैसा रशिया में होते हैं, और सिर्फ हिंदू विल कंटिन्यू टू डोमिनेट। तो ये इंडिया के लिए बेहतर नहीं। इंडिया की स्ट्रेंथ डिवर्सिटी है। अमेरिका को देख लें, अमेरिका की स्ट्रेंथ इट्स इज डिवर्सिटी। जो फॉरेन से लोग आते हैं, दे ब्रिंग एनर्जी, आइडियाज, हर फील्ड में आप देखते हैं इमिग्रेंट्स आर थ्राइविंग। न्यूयॉर्क जो शहर है, उसमें आधे शहरी अमेरिका के बाहर पैदा हुए, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है दुनिया में न्यूयॉर्क शहर। जितना उसका इनकम और ग्रोथ है, कहीं दुनिया में नहीं है। तो इंडिया हैज दिस अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी डिवर्सिटी को लेकर करें। अभी क्या हुआ है कि मुस्लिम दुनिया इतनी कमजोर हो गई है कि उन्होंने बेसिकली सिग्नल दे दिया है इंडिया को कि भाई आप हुजूर के बारे में कुछ ना कहें, मुसलमानों को जो करना है कर लें। तो बट एट सम पॉइंट एक हद है, उससे ज्यादा अगर जुल्म वो करने लग गए तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और इंटरनली विद इन हिंदूज, जो लोग जिनके ज़मीर जिंदा है, जिनका कॉन्शियस जिंदा है, वो अपोज करने लगेंगे, और फिर मुल्क डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह इजिप्ट में आप देखें कैसा डिवाइडेड है मुल्क, आप पाकिस्तान को खुद देख लें कितना डिवाइडेड है। तो इस तरह वो मोमेंटम ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। इंडिया में अगर 2-3 बड़े राइट्स हो गए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भाग जाएंगे मुल्कों से। फिर सडनली इकोनॉमी इतनी मजबूत तो नहीं है कि 2-3-4 साल में वो फिर वापस बुरा हाल हो जा सकता है। इंडिया का अभी उतना रोबस्ट नहीं है कि वो सैंक्शंस और कैपिटल फ्लाइट को बर्दाश्त कर सके। लेकिन सर अभी रिसेंटली जिस तरह से लोगों को मारा गया रिलीजन के नाम पे, नुपुर शर्मा के केस के बाद जो कुछ हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? सपोर्ट करेंगे या नहीं? देखिए, इंडिया की जो एक अहम अप्रोच थी, मैंने कल ही सुना कि जॉर्ज बुश ने कहा था कि वी कैन नॉट इग्नोर इंडिया। 1 बिलियन से ज़्यादा आबादी है और 100 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान हैं, और अलकायदा नहीं है। यानी इंडिया के मुसलमानों की जो अचीवमेंट रही है कि एब्सेंस ऑफ रेडिकलाइजेशन, रिमार्केबल एब्सेंस ऑफ रेडिकलाइजेशन। तो ये जो 7-8 केसेस हुए हैं इंडिया में नुपुर शर्मा को लेकर, उसको ले लें आप, यहाँ पे सलमान रश्दी को भी अटैक कर दिएगा, वो तो लेबनीज हैं। दिस इज नॉट गुड, बिकॉज ये जो देखिए, जो हिंदुत्व की जो सपोर्ट है इट वेरीज। 30% तक मोदी के पास डेफिनेट सपोर्ट है, लेकिन उसमें बाद लोग इसलिए, बिजनेसमैन उनको सपोर्ट इसलिए करते हैं कि उनके बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है। हर चीज, हर हिंदू कल्चरल वॉरियर नहीं है, ठीक है। मतलब वो हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं जा रहा है, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए जा रहा है, इफेक्टिवनेस के लिए जा रहा है, कांग्रेस की करप्शन से दूर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि
جب مسلمان اس طرح کے کام کریں گے تو یہ جو امیج ہے کہ سارے کے سارے جہادی ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں وغیرہ، وہ کلیم کو کریڈیبلٹی مل جاتی ہے. اب ان کو ایک ایگزامپل مل گیا نا، تو سے کہ دیکھو مسلمان کتنے کریزی ہے. اب یہ ہم کو کہتے ہیں کہ سیکولر بنے. اب کیا منہ سے آپ انڈین مسلمس کہیں گے کہ انڈیا سیکولر رہے جب وہ قتل و غارت کر رہے ہیں ایک بات پر. اور ویسے نپور شرما نے جو بات کی اس کا انداز واز کانڈیسینڈنگ اینڈ انسلٹنگ، لیکن بات تو وہی کی جو مسلمان خود کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں بات اس نے جو کہی. سو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نپور شرما کا جو گیٹ ہوا ہے یہ انڈین مسلمس کے لیے ڈبل بلو تھا. ایک یہ ظاہر ہو گیا کہ دا مڈل ایسٹ از اونلی انٹرسٹڈ ان اسلام بٹ ناٹ مسلمس، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے سگنل کر دیا کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. تو جب مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوتا. اگر آپ لیٹس سے بائیڈن ہیں اور آپ پرائیویٹلی مودی کے ساتھ واک کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مودی کو بھائی یو آر ڈوئنگ گریٹ گریٹ، لیکن یہ یار یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مودی فوراً جواب دے گا آپ نے دیکھا آپ کے ملک میں وہ مسلمان سلمان رضی کو چابو میں آ گیا، یہاں پہ بیچاری نپور شرما چپی بیٹھی ہوئی ہے، اب ان کے ساتھ میں کیسا ڈیل کروں گا؟ سمجھے نا آپ؟ تو وہ پریشر ریلیز ہو جاتا ہے، انٹرنیشنل پریشر. لیکن سر یہ مطلب بھارت جو ہے وہ اپنے اوپر سے سیکولر کا ٹائٹل ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ مطلب ایک ہندو دیش بھی ہو سکتا ہے. اگر 56 اسلامک کنٹریز ہو سکتی ہیں تو ایک ہندو کنٹری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. آپ ملیشیا کو لے لیں، ملیشیا صرف 65% مسلمان اور وہ اسلامک اسٹیٹ بننا چاہتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اٹ از آلریڈی این اسلامک اسٹیٹ. انڈیا 80% ہندو ہے، تو انڈیا ہندو اسٹیٹ کیوں نہ بننا چاہے؟ بھائی امریکہ بھی 70% کرسچن ہے. اگر امریکہ 70% کرسچن سے کرسچن اسٹیٹ بن جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے بلاسفیمی ہے، میں آپ کو جیل میں بھجا دوں گا، تو کیا میں رہوں گا اس ملک میں؟ رائٹ؟ تو میں تو واپس چلا جاؤں گا، میں تو کہیں نہیں جا سکتا، انڈیا جاؤں یا یہاں جاؤں، پھنسا ہوا ہوں ان دونوں کے بیچ میں. تو یہ ملک ول لوز آل دا ٹیلنٹ دیٹ اٹ از گاٹ. تو انڈیا کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ہندو راشٹر کا جو ویژن ہے نا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. اگر انہوں نے جیسا مودی نے کہا سب کا وکاس، سب کا ساتھ وغیرہ وغیرہ، اگر ہندو راشٹر ایسا ہے کہ جس میں مسلمانوں کو بھی اپرچونٹی ترقی کی ملی، عزت کی ملی، فریڈم آف ریلیجن ملے، جو کانگریس کے اندر نہیں تھا. دیکھیے یہ تو کھلے عام ہندوتوا ہے، کانگریس چھپ کے ہندوتوا تھی. یہ نہیں کہ وہ بہت ہی سیکولر پارٹی تھی، نہیں تھی وہ. تو مجھے لگتا کہ مسلم ول آلسو ووٹ فار ہندو پارٹی نا. اگر مودی ان کے ساتھ وکاس اور ان کو پروٹیکٹ کرتا، اگر مودی اگر ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے توہین نہیں ہونی چاہیے، بس اگر اتنا سا ایک کہہ دیتے، یہ 4-5 لفظ، میں کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں انڈین مسلمان ان کی طرف ہو جاتے. موقع چھوڑ دیا انہوں نے. سو دیٹ از این امپورٹنٹ پارٹ. انڈیا ہیز نو آپشن. اس کے پاس 200 سے زیادہ ملین مسلمان ہیں. اٹ ہیز ٹو لیو ود دیم، اٹ ہیز ٹو گو ود دیم. اٹس لائک سینگ کہ آپ نے بس میں چڑھ گیا، اب آپ بس میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی بکری لے کر آ گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ بس چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اب یو ہیو ٹو ٹریول آل دا وے. تو مسلمان بھی ویسے ہی ہیں. انڈیا اور مسلمان، انڈین مسلمس کی جو کیا کہتے ہیں گٹھ بندھن ہے، یہ آخرت تک ہے. اور آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا کے سارے اطراف مسلمان ہیں. ادھر دیکھیں تو پاکستان کے 200 ملین، ادھر دیکھیں تو بنگلہ دیش کے 200 ملین، نیچے دیکھیں تو مالڈیوز میں، اوپر اگر کشمیر کے اوپر دیکھیں تو شنجیانگ ہے اوپر. تو مسلمان ہی مسلمان ہیں. تو وہ ہاؤ کین دے لیو وتھ آل؟ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پر جو ہے وہ بھارت میں یا کسی بھی کنٹری میں یہ ٹینشن آ جائے کہ کسی بھی دوسرے ریلیجن سے ڈر لگے اور یہ سمجھے کہ کچھ ذرا سا بھی اگر منہ سے نکل گیا، چاہے وہ ہماری خود کی کتابوں میں کیوں نہ لکھا ہو، تو لوگ جان سے مار دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ تھینک یو ویری اینڈ مچ. آئی ہوپ ٹو سی یو سون اگین. بالکل، ضرور ضرور. آپ کے سننے والوں کو کہیے کہ کانورسیشنز کو ضرور سبسکرائب کریں. میں بولتا زیادہ انگریزی میں ہوں، بس کوشش کروں گا کہ اردو اور ہندی بھی بولیں. تھینک یو. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.